नए साल के पहले ही दिन केंद्र सरकार ने किसानों को दिया तोहफा। कैबिनेट ने पीएम फसल बीमा योजना का आवंटन बढ़ाकर 69,515 करोड़ किया। डीएपी खाद के लिए वन टाइम स्पेशल पैकेज को भी मिली मंजूरी। प्रदेश सरकार ने संशोधित सीईटी को लेकर गजट नोटिफिकेशन किया जारी। टेस्ट 3 वर्ष के लिए रहेगा मान्य। अभी सामाजिक आर्थिक पर स्तर मिलने वाले 5 नंबर नहीं मिलेंगे। देश भर में लोगों ने नए साल का उत्साह के साथ किया स्वागत। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने देशवासियों को दी शुभकामनाएं। और केंद्र सरकार ने आज से शुरू किया वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना का पहला चरण। छात्रों, शिक्षकों व शोधकर्ताओं को एक ही मंच पर मिलेंगे हजारों शोध और लेख। और आप सभी को नव वर्ष की 2025 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब बढ़ते हैं आगे। नमस्कार, मैं हूं पायल। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय कैबिनेट ने नए साल के पहले ही दिन किसानों के हित में 2 अहम फैसले लिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में लिए फैसलों पर जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि साल की पहली कैबिनेट को किसानों के प्रति समर्पित किया गया है। वर्ष 2025 के लिए पीएम फसल बीमा योजना के आवंटित बजट को बढ़ाकर 69,515 करोड़ रुपए किया गया है। उन्होंने कहा कि किसानों के जीवन में इस योजना से आए परिवर्तन व उनकी प्रतिक्रिया को देखते हुए यह आवंटन बढ़ाया गया है। साथ ही 824 करोड़ रुपए की लागत से कृषि में नवाचार और प्रौद्योगिकी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए एक कोष बनाने को भी मंजूरी मिली है। इस कोष से फसल नुकसान के आंकलन और दावा निपटान का पूर्णतः डिजिटलाइजेशन किया जाएगा। फार्मर्स लाइव्स उसका एनहांसमेंट, उसके एलोकेशन को एनहांस किया गया, 69,515 करोड़ किया गया। और ये जिस तरह का अभी तक का अनुभव आया है, जिस तरह से इस स्कीम में यूटिलाइजेशन, जिस तरह से रिस्पांस मिला है, जैसे किसानों के जीवन में जो रियल परिवर्तन आया इस स्कीम से, उसके कारण इस एलोकेशन को एनहांस किया गया। साथ ही साथ एक 800 करोड़ रुपीस का फंड क्रिएट किया गया है, जो कि फंड फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी बेसिकली किसानों के संबंधित मामलों में टेक्नोलॉजी का उपयोग करके और स्पेशली इंश्योरेंस में, बीमा में फास्टर असेसमेंट हो। क्रॉप डैमेज अगर हुआ है, एडवर्स वेदर के कारण कोई प्रॉब्लम आई है, तो उसका असेसमेंट फास्ट हो, क्लेम सेटलमेंट फास्ट हो और टेक्नोलॉजिकल ट्रूथ से डिस्प्यूट्स में कमी आए। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि अब देश के किसानों को डीएपी उर्वरक का 50 किलो का बैग 1350 रुपए में मिलेगा। उन्होंने बताया कि इसके लिए सरकार ने डीएपी वन टाइम स्पेशल पैकेज को मंजूरी प्रदान की है। यह फैसला सरकार के किसानों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि डीएपी आपूर्ति में वैश्विक घटनाक्रम और बाजार के उतार चढ़ाव का प्रभाव किसानों पर नहीं पड़ने दिया जाएगा। डीएपी के अतिरिक्त मूल्य का खर्च सरकार वहन करेगी। 1350 रुपए में मिलेगा। आज दुनिया में जितना भी जियो पॉलिटिकल टेंशंस के कारण, डिसरप्शंस के कारण, वॉर सिचुएशंस के कारण जो भी एक्स्ट्रा बर्डन है, वो एक्स्ट्रा बर्डन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार बेयर करेगी। ये स्पेशल वन टाइम पैकेज बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला है साथियों, और ये दिखाता है कि किस तरह से सरकार का कमिटमेंट किसानों के प्रति है। अगर पड़ोस के देशों में दिखें तो 1350 रुपए पर 50 केजी बैग जो भारत में मिल रहा है, यही सेम क्वांटिटी डीएपी फर्टिलाइजर की पड़ोस के देशों में अगर आप देखोगे तो दिस विल बी मोर देन 3000 रुपीज पर बैग। उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने प्रदेश के धान उत्पादक किसानों को नए वर्ष का तोहफा देते हुए 90 करोड़ रुपए का बोनस जारी किया। यह निर्णय प्रतिकूल जलवायु परिस्थितियों से जूझ रहे धान उत्पादकों को समर्थन देने के उद्देश्य से लिया गया। उन्होंने कल चंडीगढ़ से ऑनलाइन बोनस जारी करने के बाद कृषि, बागवानी एवं अन्य सहायक क्षेत्रों के लिए अधिकारियों के साथ
प्री बजट चर्चा भी की। कृषि मंत्री ने आगामी बजट की व्यापक तैयारियां करने के निर्देश देते हुए कहा कि किसानों के व्यापक हित की योजनाओं के लिए बजट में रूपरेखा तैयार करें। उन्होंने अधिकारियों को सभी 24 फसलों की खरीद का न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद करने के लिए निर्देश दिए। साथ ही इस दौरान उन्होंने विभिन्न सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की और केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा शुरू की गई कल्याणकारी पहलों के प्रति किसानों में जागरूकता फैलाने पर भी जोर दिया। श्याम सिंह राणा ने अधिकारियों को विभागीय संकल्पों की स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने और घोषित योजनाओं को समय पर लागू करने के निर्देश देते हुए कहा कि कृषि उपकरणों के लिए प्रत्यक्ष सब्सिडी हस्तांतरण जल्द से जल्द किया जाए ताकि किसान खुले बाजार से उपकरण खरीद सके। हरियाणा राज्य कृषि एवं विपणन बोर्ड के अधिकारियों को कृषि मंडियों में किसानों व श्रमिकों के लिए सुविधाओं को बढ़ाने का निर्देश भी दिया गया। विपणन प्रणाली को आधुनिक बनाने के लिए अधिकारियों से राष्ट्रीय कृषि बाजार को बढ़ावा देने का आग्रह किया, जिससे किसान अपने उत्पाद पूरे भारत में ऑनलाइन बेच सके। उन्होंने यह भी कहा कि पराली जलाने को रोकने के लिए आगे आने वाली ग्राम पंचायतों को नगद पुरस्कार देकर प्रोत्साहित किया जाएगा। हरियाणा एकमात्र ऐसा राज्य है जो पराली न जलाने वाले किसानों को प्रति एकड़ 1000 रुपये प्रदान करता है। साथ ही फसल अवशेषों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए सब्सिडी वाले कृषि उपकरण भी वितरित किए जा रहे हैं। अधिकारियों ने कृषि मंत्री को जानकारी दी कि किसानों को आर्थिक नुकसान से बचाने के लिए नकली बीज, कीटनाशक और उर्वरक बेचने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जा रही है। कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार का प्रयास किसानों को सशक्त बनाने, सब्सिडी वितरण में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और एक पर्यावरण अनुकूल कृषि वातावरण बनाने पर है। प्रदेश सरकार ने संशोधित सीईटी को लेकर गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। यह 3 साल के लिए मान्य होगा। इसके अतिरिक्त मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों में से 10 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। साथ ही अभी तक सामाजिक आर्थिक आधार पर मिलने वाले 5 नंबर नहीं मिलेंगे। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष हिम्मत सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह जानकारी साझा करते हुए बताया कि नव वर्ष के प्रथम दिवस पर सीईटी पॉलिसी 2022 को संशोधित कर जारी किया गया है। जारी किए गए नोटिफिकेशन में फीस के लिए कैटेगरी के लिए रेट तय किए गए हैं। फीस के लिए स्टैंडर्ड रेट 1000 रुपये रखा गया है। दुनिया भर में जोश और उत्साह के साथ नए साल की शुरुआत हो चुकी है। साल 2025 के स्वागत और 2024 को अलविदा कहने के लिए दुनिया के हर कोने में जश्न मनाया जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया से लेकर हांगकांग और थाईलैंड से लेकर दुबई तक हर जगह नए साल का स्वागत शानदार तरीके से किया गया। ऑस्ट्रेलिया व हांगकांग में नए साल का स्वागत शानदार आतिशबाजी के साथ किया गया। भारत में भी लोगों ने नए साल का स्वागत पूरे जोश के साथ किया। मुंबई से लेकर भोपाल तक लोगों के उत्साह में कोई कमी नजर नहीं आई। मुंबई के मरीन ड्राइव पर लोगों ने आतिशबाजी करके नए साल का जश्न मनाया। उधर नए साल के पहले दिन श्रद्धालु प्रदेश भर के मंदिरों में पहुंच रहे हैं। कहते हैं कि पहले दिन दर्शन करने से साल भर भगवान का आशीर्वाद भक्तों को मिलता रहता है। इसी कड़ी में आज कैथल में लोगों ने सुख समृद्धि की मंगल कामना करने के लिए महाकालीन ऐतिहासिक प्राचीन 11 रुद्री शिव मंदिर, खाटू श्याम मंदिर, साई मंदिर, बड़ी देवी मंदिर, छोटी देवी मंदिर और हनुमान मंदिर में सुबह पूजा अर्चना की। शिव मंदिर के मुख्य पुजारी पंडित मोहन लाल शर्मा ने कहा कि आज नए वर्ष के पहले दिन सभी लोग मंदिरों में आकर भगवान से अपने परिवार की समृद्धि और शांति की मंगल कामना करते आ रहे हैं। कैथल महाभारत की 48 कोस की परिधि में आता है, इसलिए कैथल में महाकालीन ऐतिहासिक प्राचीन 11 रुद्री शिव मंदिर का विशेष धार्मिक महत्व माना जाता है। वहीं लोगों ने कहा कि उन्होंने भगवान का आशीर्वाद लेकर नए वर्ष की शुरुआत की है और देश व प्रदेश के विकास की कामना भी की है। लेके कोई कर्म करते हैं, इसलिए जो हमारा सनातन धर्म के अंदर है, जो रीति रिवाज है, सभी लोग सुबह से ही अपनी श्रद्धा के साथ बाबा श्याम जी के हर एक मंदिरों में, सभी मंदिरों में ही मत्था टेक के बाबा श्याम जी से नए साल की शुरुआत कर रहे हैं और आशीर्वाद ले रहे हैं कि आने वाला जो समय हमारा 2025 है, सभी के घर के अंदर सुख शांति हो, समृद्धि हो और ऐश्वर्य की प्राप्ति हो। बाबा से प्रार्थना करते हैं भी सुख शांति रखे। ए बाबा, हमें नवा साल में सभी संसार में सुख शांति रहे, सभी परिवारों में सुख शांति रहे
और इस मंदिर में आने का यही लाभ है, सभी को सुख शांति मिले। अपनी पूजा पाठ करने आते हैं, यहाँ हमारी मनोकामना सिद्ध होती है, हमें जो फल मांगते हैं हमें प्राप्त होता है। ये सबसे प्राचीन मंदिर है यहाँ का, बहुत प्राचीन मंदिर यहीं का है श्री शंकर भोलेनाथ का। जिनकी पूजा करते हैं उनको सफलता उससे मिलती है। सभी के काम मंगलमय हो और सभी को सुख शांति प्रदान करे, मैं भगवान से ही प्रार्थना करता हूँ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नए साल 2025 के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति मुर्मू ने नागरिकों से एक उज्जवल भविष्य बनाने के लिए मिलकर काम करने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया। भारत और दुनिया के लिए सबसे अधिक समावेशी और टिकाऊ भविष्य की कामना भी की। उपराष्ट्रपति धनखड़ ने नववर्ष को देश की गणतंत्र यात्रा में एक महत्वपूर्ण मोड़ बताया। उन्होंने उल्लेख किया कि यह वर्ष हमारे संविधान की शताब्दी की अंतिम तिमाही में प्रवेश का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि हम 2047 में विकसित भारत की दिशा में आगे बढ़ते हुए संविधान निर्माताओं के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए फिर से समर्पित हों। नए साल में नागरिकों के शानदार स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उम्मीद जताई कि यह साल सभी के जीवन में नए अवसर, नई सफलता और अनंत खुशियां लाएगा। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने नववर्ष के अवसर पर आज माता मनसा देवी मंदिर में पूजा अर्चना करके प्रदेशवासियों की आर्थिक खुशहाली और समृद्धि की कामना की। बाद में राज्यपाल ने पत्रकारों से बातचीत में प्रदेश की जनता को नए साल की बधाई देते हुए कहा कि वे माता मनसा देवी के चरणों में राज्य के नागरिकों की तरक्की व कुशलता की कामना करते हैं। हरियाणा आर्थिक व सामाजिक क्षेत्र के साथ स्वास्थ्य, शिक्षा व अन्य क्षेत्रों में अभूतपूर्व तरक्की करे और नई उम्मीदों व संकल्पों के साथ आगे बढ़े। उन्होंने कहा कि नए साल पर प्रदेश सरकार राज्य में नवीनतम कार्य करने का संकल्प ले और कृषि, सिंचाई व स्वरोजगार क्षेत्र में विशेष ध्यान दे ताकि प्रदेश का हर युवा नई सोच व उमंग के साथ आगे बढ़ सके। राज्यपाल ने कहा कि प्रधानमंत्री ने 2047 तक विकसित भारत बनाने का संकल्प लिया है, जिसमें हम सबको भागीदार बनना है। और प्रगति में आगे रहे और नए उम्मीदों के साथ स्वास्थ्य, शक्ति और नैतिक मूल्यों को बढ़ाने का जो कार्य है, इसके लिए हर पौर को संकल्प देने का स्वागत करें। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो संकल्प लेकर 2047 में विश्व में बढ़ती हुई आर्थिक शक्ति के रूप में निर्माण होने का जो संकल्प लिया है, उसके लिए भी सभी जनता भागीदारी हो और उसमें और उसका जो है प्रगति करें। मैं कहते हुए और एक बार सारे हरियाणा की जनता को शुभकामनाएं देता हूं। वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज चंडीगढ़ में नववर्ष 2025 के कैलेंडर का अनावरण किया। इस मौके पर उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह, विधानसभा उपाध्यक्ष डॉक्टर कृष्ण लाल मिड्डा और मुख्य सचिव डॉक्टर विवेक जोशी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को नववर्ष की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हम सभी प्रदेशवासी मिलकर इस प्रदेश को प्रगति के पथ पर और गति से आगे बढ़ाएंगे। इसके लिए नए साल में हम नव संकल्प और नए उत्साह के साथ काम करेंगे। यह नया साल सभी नागरिकों के जीवन में सुख, समृद्धि व शांति लेकर आए। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार नव वर्ष में 3 गुना गति के साथ आगे बढ़ते हुए समाज के सभी वर्गों के कल्याण के लिए कार्य करेगी तथा हरियाणा को सशक्त व समृद्ध राज्य बनाएगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कल अंबाला शहर के पुलिस लाइन मैदान में आयोजित 5 दिवसीय दिव्य गीता सत्संग के समापन समारोह में शामिल हुए। श्री कृष्ण कृपा जियो गीता परिवार के तत्वाधान में इस गीता सत्संग का आयोजन किया गया था। इस मौके पर उन्होंने जियो गीता को 11 लाख रुपए की राशि देने की घोषणा की। इस दौरान सीएम ने प्रदेशवासियों को नववर्ष की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि वर्ष 2025 सभी के लिए मंगलमय हो व विकास के पथ पर प्रदेश यूं ही आगे बढ़ता रहे। उन्होंने उम्मीद जताई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प को पूरा करने में हरियाणा अपनी अग्रणी भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा कि दिव्य गीता सत्संग के आयोजन से सभी श्रद्धालुओं को श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान मिलता है।
गीता के संदेश को देश व दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए प्रदेश सरकार हर वर्ष कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव का आयोजन भी कर रही है। इसी कड़ी में गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज भी श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान घर घर तक पहुंचाने के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा कुरुक्षेत्र के 48 कोस की परिधि में आने वाले महाभारत कालीन 182 तीर्थ स्थलों का जीर्णोद्धार करने का काम भी किया जा रहा है। कुरुक्षेत्र में 250 करोड़ रुपए की लागत से ज्योतिसर अनुभव केंद्र व संग्रहालय का निर्माण किया जा रहा है। नव वर्ष की भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। महाभारत कालीन 182 तीर्थ स्थलों को भी चिन्हित करके उनका भी जीर्णोद्धार करने का काम आज हमारी सरकार कर रही है। मुझे ये भी खुशी है कि जिस पवित्र भूमि के ऊपर भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान का कलम का संदेश दिया, उस भूमि का भी जीर्णोद्धार 250 करोड़ रुपए से गति से चल रहा है। उसके एक पार्ट का उद्घाटन भी हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की गौशालाओं के बजट को बढ़ाकर 400 करोड़ रुपए करने का निर्णय लिया गया है और बेसहारा गोवंश को नंदीशाला व गौशालाओं में पहुंचाने के लिए सभी व्यवस्थाएं की जा रही है। हरियाणा प्रदेश के सभी जो हमारी गौशालाएं हैं उनके प्रतिनिधियों को हमने बुला करके निर्णय किया कि जो पहले गौशालाओं का बजट 40 करोड़ रुपए का था, उस बजट को हमने 400 करोड़ रुपए किया कि हमारी गौ माता वो सड़कों के ऊपर बेसहारा न रहे। उसके लिए बजट के प्रावधान के साथ हमने उसकी व्यवस्था को खड़ा किया। आने वाले समय के अंदर एक भी गौ माता सड़क के ऊपर नजर नहीं आएगी, या तो गौशाला के अंदर होगी, नंदीशाला के अंदर होगी। उसकी बड़ी व्यवस्था वो हमने की है। इस अवसर पर गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज ने कहा कि श्रीमद् भगवत गीता योग शास्त्र के साथ साथ प्रयोग शास्त्र भी है और इसमें सभी समस्याओं का समाधान है। साथ ही उन्होंने कहा कि वर्ष 2025 सभी के जीवन में खुशियां लेकर आए। उधर कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने आज नववर्ष के अवसर पर फरीदाबाद स्थित अपने कार्यालय में यज्ञ का आयोजन किया। इसमें केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर सहित बड़ी संख्या में लोगों ने आहुति डाली। इस अवसर पर विपुल गोयल व कृष्ण पाल गुर्जर ने सभी प्रदेशवासियों को नववर्ष की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि नए साल में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में प्रदेश तरक्की करेगा। 2025 में हरियाणा मुख्यमंत्री विकास की नई ऊंचाइयों को छूता हुआ नजर आएगा और नॉन स्टॉप आगे बढ़ता रहेगा। उन्होंने कहा कि नए साल में प्रदेश विकास कार्यों को और भी गति दी जाएगी और साथ ही फरीदाबाद के विकास को तेजी के साथ आगे बढ़ाया जाएगा। देशवासी दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करें, ऐसी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है और हमारा प्रदेश नायब सैनी जी के नेतृत्व में ऊंचाइयों को छुए और जो नॉन स्टॉप हरियाणा उनका जो नारा है उसी तरीके से आगे चलता रहेगा। और आने वाला जो 2025 है, मैं कहता हूं कि ये अपने आप में नायब सैनी जी के नेतृत्व में बहुत तरक्की वाला ही है। 2025 के लिए एक पूरा का पूरी जो डेवलपमेंट का प्लान है उसमें तेज गति देना। छोटे भाई का नए साल पे पूरे क्षेत्र के लोगों के लिए, पूरे जिले के लिए यहाँ भंडारे का आयोजन है। आज सब लोग एक दूसरे को गले मिलकर बधाई दे रहे हैं। मैंने भी आकर विपुल गोयल जी को, अपने छोटे भाई को बधाई दी नए साल में हम सब मिलकर फरीदाबाद को एक सुंदर और समृद्ध फरीदाबाद बनाएंगे। और एक, क्योंकि हम सब के लिए फरीदाबाद हमारे लिए एक मंदिर है और इसमें रहने वाले लोग हमारे लिए भगवान के समान हैं।
सरकार ने आज से वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को सिंगल सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म के तहत शोध पत्रों, जर्नलों और शैक्षिक सामग्री सहित व्यापक डिजिटल ज्ञान संसाधनों तक निर्बाध पहुंच उपलब्ध कराना है। इस योजना से अलग अलग जगह सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ज्ञान सबको सुलभ होगा। इससे देश भर के विद्यार्थियों, शोधार्थियों व संस्थानों को लाभ होने की संभावना है। विश्वविद्यालयों व IIT सहित सरकारी सहायता प्राप्त उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए 1,80,00,000 विद्यार्थियों को इस पहल के अंग के रूप में दुनिया भर के शीर्ष जर्नल में प्रकाशित शोध पत्रों को देखने की सुविधा मिलेगी। इस पहल के पहले चरण के तहत विज्ञान, प्रौद्योगिकी, अभियांत्रिकी, मेडिसिन, गणित, प्रबंधन, सामाजिक विज्ञान व मानव विज्ञान से संबंधित 13,400 से अधिक अंतरराष्ट्रीय जर्नलों को शोधार्थियों के लिए उपलब्ध कराया जा रहा है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव प्रोफेसर अभय करंदीकर ने कहा कि ONOS के बाद के चरणों में इस सुविधा का विस्तार निजी क्षेत्र के उच्च शिक्षा संस्थानों व विश्वविद्यालयों के लिए भी किया जाएगा, ताकि देश के सभी जरूरतमंद लोगों को भी यह सुलभ हो सके। Particularly state public universities who earlier did not have funds, or affiliated colleges who did not have funds to subscribe to this. ONOS योजना के तहत 3 वर्ष की अवधि के लिए 6,000 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। यह चुनिंदा उत्कृष्ट ओपन एक्सेस जर्नलों में प्रकाशन के वास्ते लाभार्थी लेखकों के लिए सालाना 150 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता भी उपलब्ध कराएगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले वर्ष 25 नवंबर को वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना को स्वीकृति दी थी। इसका उद्देश्य सरकारी संस्थानों के सभी विद्यार्थियों, शिक्षकों और शोधार्थियों को शोध संसाधन तक आसान पहुंच उपलब्ध कराने के जरिए भारत को वैश्विक अनुसंधान परिस्थिति में स्थापित करना है। करनाल स्थित गन्ना अनुसंधान केंद्र में एक और जहां गन्ने के रस से रसायन रहित गुड़ तैयार किया जा रहा है, वहीं गन्ने के रस का स्वाद अब हर मौसम में लिया जा सकेगा। इसके लिए गन्ना प्रजनन संस्थान कोयंबटूर के वैज्ञानिकों ने गन्ने के रस का पाउडर तैयार किया है। यह पैकेट बंद होगा और इसकी वैधता निर्माण से 6 महीने की होगी। खास बात यह है कि यह रस पाउडर प्राकृतिक ही नहीं बल्कि लेमन फ्लेवर में भी उपलब्ध रहेगा। वैज्ञानिकों का दावा है कि गन्ने का यह रस पाउडर पोषक तत्वों से परिपूर्ण रहेगा और जल्द ही बाजार में उपलब्ध होगा। करनाल स्थित क्षेत्रीय केंद्र के अध्यक्ष डॉक्टर ML छाबड़ा ने बताया कि गन्ना अनुसंधान केंद्र गन्ने की नई किस्मों पर लगातार शोध कर रहा है। ऐसी किस्में तैयार की जा रही हैं जो अधिक उत्पादन देने के साथ साथ मिठास से भी भरपूर होंगी। नए वर्ष में इन किस्मों को किसानों के लिए जारी किया जाएगा। उन्होंने बताया कि गन्ने के रस से पाउडर बनाने पर वैज्ञानिकों की टीम लंबे समय से काम कर रही थी। संस्थान ने इस तकनीक का एक निजी कंपनी के साथ हस्तांतरण करार किया है। वह कंपनी शीघ्र ही आम लोगों के लिए भी बाजार में रस के पैकेट उपलब्ध कराएगी। इससे किसानों को भी काफी फायदा मिलेगा। मिलावट वाला काम ही नहीं है, इसलिए हम शुद्धिकरण के लिए हम उसमें सल्फिडेशन वगैरह हम कुछ नहीं करते, डायरेक्ट ऊपर से मैली उतार के हम गुड़ बनाते। कोई भी रसायन का प्रयोग नहीं करते, रसायन रहित गुड़ है ये हमारे गन्ने से पौध तैयार करते हैं। गन्ने की जो नई हमारी किस्म आ जाती है उसको किसानों को अधिक से एक बीज न देकर पौधे हम सप्लाई करते हैं। जो उसकी आँख से तो हम पौधे बना लेते हैं और जो बीज की पोरी बनती है उसके रस से हम गुड़ बनाते हैं। किसान मेला लगते हैं, वहाँ भी हम इसको प्रदर्शित करते हैं और आने वाले समय में इसका जो मार्केट के अंदर प्रचलन है हमारे कोयंबटूर संस्थान द्वारा इसका किया जाएगा। वहीं संस्थान के कर्मचारियों ने बताया कि गन्ने का रस एंटीऑक्सीडेंट है जो स्वास्थ्य के लिहाज से लाभदायक होता है। इसके सेवन से शरीर को तुरंत ऊर्जा मिलती है। यह रस पाचन तंत्र और गुर्दों को स्वस्थ रखने में भी मदद करता है। होती है जिनमें एनीमिया होती है उसके लिए बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा इसमें पोटेशियम % होता है जो कि हमारे इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को बैलेंस करते हैं, तो ये वेट मैनेजमेंट में बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो उसकी डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है, पाचन शक्ति बढ़ती है। इसके अलावा शरीर की जो एनर्जी चाहिए इंस्टेंट वो भी अच्छी मिल जाती है। इसलिए ये भी काफ़ी लोग हैं जो इसके मतलब लाइक कर रहे हैं और मैं समझता हूँ कि हमारे संस्थान में एक लोकप्रियता भी बढ़ रही है और हम
अपने सिटी नियर बाई सिटी के लोगों की नीड को भी पूरा कर रहे हैं। डेली बनता है उतना सेल के लिए काउंटर पे रख देते हैं। 3 से 5 बजे तक का काउंटर का टाइम होता है और 1 किलो की पैकिंग है ये। आप इसको यूज कर सकते हो, आप चाय में भी दूध में भी, ये इससे चाय नहीं फटती और चाय में इसको यूज कर सकते हो आप चीनी की जगह। मौसम विभाग ने आज हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में शीतलहर का अनुमान व्यक्त किया है। हिमाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के कुछ हिस्सों में अगले 2 से 3 दिनों के दौरान रात और सुबह के समय घना कोहरा छा सकता है। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम व त्रिपुरा में शीतलहर चलने की संभावना व्यक्त की है। विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र और उत्तर पश्चिमी भारत के मैदानी इलाकों में न्यूनतम तापमान रहेगा, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे 2 से 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि देखी जा सकती है। अगले 5 दिनों तक मध्य भारत में न्यूनतम तापमान ऐसे ही रहने की संभावना बनी हुई है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान पूर्वी भारत में और अगले 3 दिनों के दौरान महाराष्ट्र में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट का अनुमान लगाया है। उधर प्रदेश भर में शीतलहर से भयंकर ठंड पड़ रही है। कोहरे व शीतलहर से आमजन काफी प्रभावित हो रहा है। मौसम विभाग ने कई जिलों में आगामी 4 से 5 दिनों तक गहरी धुंध का अनुमान व्यक्त किया है। उधर दक्षिण हरियाणा में भी अच्छी बारिश हुई है, जिससे वहां के किसानों के चेहरे खिले हुए हैं। हालांकि बारिश से पहले किसान फसलों की सिंचाई को लेकर चिंतित थे, लेकिन अब उनकी यह चिंता भी दूर हो गई है। पिछले 2 दिनों से हुई बरसात ने सरसों, गेहूं व चने की फसल लहरा रही है। नारनौल के किसानों ने कहा कि इस बरसात और कोहरे से अच्छी पैदावार होगी व उत्पादन भी अधिक होगा। जैसे बारिश हो गई है तो सरसों में लगभग पानी की 100% पूर्ति हो गई है और गेहूं में आगे 10-20 दिन तक गेहूं की भी काफ़ी मतलब हो गया है। और मतलब कि अभी सरसों और गेहूं जो एकदम रुक सा गया था, अभी वो काफ़ी 2-4 दिन से अच्छा बारिश होने की वजह से अच्छा प्रोग्रेस कर रहा है। लेकिन अब बारिश होने से अभी मतलब फसल भी अच्छी हो मतलब का प्रोग्रेस होगी और काफ़ी लाभ हो रहा है किसानों को। फसल को अच्छा फायदा हुआ है। गेहूं, चना, मटर, सरसों, किस चीज़ से फायदा हुआ? बारिश से, जो अच्छी बारिश हुई है, कम से कम हमारे भाषा में 2 हाथ हुई होगी। इसे कहते हैं कि 2 हाथ बरसात हुई है। ऐसी बरसात देखी नहीं है और ये अगली जो फसल होगी खरीफ की, उसमें भी फायदा देगी। जब ये 2-4 दिन पहले बारिश हुई, उसके बाद हमें उम्मीद हो गई कि हमारी फसलें अच्छी होगी। सरसों भी, गेहूँ भी, चने भी, जो भी फसल है, मटर भी, सब कुछ बढ़िया हो गया एकदम से। और सोना बरस रहा है, ये चांदी सोना बरस रहा है, बरसात नहीं बरसती है। सोना है, हाँ सोना है। कितना लाभ मिलेगा फसल में? ये पहले 50% था, अभी 100 का 100 हो गया। कृषि विभाग के उप महानिदेशक डॉक्टर देवेंद्र सिंह ने कहा कि यह बरसात सरसों, गेहूं और चने की फसल के लिए अनुकूल है। उन्होंने बताया कि नारनौल में 40 से 45 mm जबकि नांगल चौधरी में 60 mm बरसात हुई, जो तीनों ही फसलों के लिए लाभदायक है। उन्होंने किसानों को सलाह देते हुए कहा कि अधिक सर्दी पड़ने पर कीटों का प्रकोप हो सकता है, इसलिए विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार अपनी फसलों की देखरेख करें व समय समय पर दवाइयों का छिड़काव भी करते रहें। नांगल चौधरी में मैक्सिमम बारिश थी, 60 mm बारिश, जो बिल्कुल मारू इलाका था हमारा, तो फसलों के लिए ये वरदान है। अब किसान भाइयों को मेन फोकस करना है सरसों की फसल के ऊपर, क्योंकि अब धूप कम निकल रही है। यदि कोहरा होता है तो पिछली बार भी कोहरे के कारण हमारी स्टेम रोट डिजीज आई थी, जिसने नुकसान किया था। तो किसान भाइयों से हमारी यही अपील है, भाई एक तो अपने खेत का लगातार निरीक्षण करते रहें और उसमें फंजीसाइड का कॉपरऑक्सीक्लोराइड है या डाइथेनियम 45 है, उसके 15-15 दिन के अंतराल के ऊपर 2 स्प्रे उसमें ज़रूर करें, ताकि जो फफूंदनाशी जो बीमारियां हैं, जो होने की ज़्यादा संभावना है, उनसे बचा जा सके। बाकी गेहूं और चने के अंदर कोई विशेष इस टाइप की दिक्कत वाली बात नहीं है। किसान भाइयों ने जो खरपतवार कंट्रोल गेहूं में करना था, उसका स्प्रे भी हो चुका है। अब जो फुटाव की अवस्था है, उसके ऊपर हमारी फसल गेहूँ की है और इस बारिश का भरपूर फायदा गेहूं को भी और बाकी दोनों फसलों को भी इस क्षेत्र में मिलेगा। तो समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।